मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कैप्शन मैंने दिया है कि एक देश में दो कानून क्यों, यह गलत है या सही है। और अगर आप बाहरी राज्य से गाड़ी खरीद रहे हो तो आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि आप जम्मू कश्मीर में आकर उस गाड़ी को जब री रजिस्टर करो तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सारे इशू हैं जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में है, आज हम उन पर बात करने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं एक जाना माना चेहरा आरटीओ जम्मू जसमीत सिंह जी। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू जी। पहला सवाल यह है कि मुझे लगता है कि लगभग 1 महीना हो गया हमें पहला इंटरव्यू किए हुए, और वो डेडलाइन मुझे लगता है ऑलमोस्ट खत्म है। जब आपने कहा था कि जितने भी कार बाजार ऑपरेट कर रहे हैं 1 महीने के अंदर वो सब स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, सब रजिस्टर हो जाएंगे, जो नाम हमने उनको बताए हैं उसी पर काम करेंगे। क्या वो वादा पूरा हो गया? देखिए, ऐसा है कि मैंने साथ में ये भी कहा था कि अगर कोई उसको फुलफिल नहीं करेगा तो फिर वो सीजर या फिर उसकी सीलिंग पे वो जाएगा। तो बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हम बहुत हद तक कामयाब रहे। 50 के करीब जो कार बाजार हैं वो रजिस्टर हो गए हमारे साथ। उनका पोर्टल पे हमारे पास उन्होंने अप्लाई किया, जो भी रिक्विजिट पेपर्स थे उन्होंने वो फुलफिल की सारी कंडीशंस, और मैक्सिमम हमने उनका जो था वो सीआईडी से वेरिफिकेशन करवा ली। और 50 के करीब जो है हमारे कार बाजार वो यहाँ पे रजिस्टर हुए। अब हमने उनको ट्रेड सर्टिफिकेट देना है। अच्छी बात है ये कि लोगों ने मतलब हमारी बात को समझा और वो लीगल टर्म्स पे अब वो यहाँ पे जम्मू पे बिजनेस करेंगे। हम आपको उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, और यही लिस्ट हम अपने एमवीडी के जो एनफोर्समेंट टीम है उसको भी दे रहे हैं, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव पुलिस है उसको भी, और जो भी जीएसटी डिपार्टमेंट को भी ये दे रहे हैं हम, ताकि अगर उन 50 के अलावा कोई यहाँ पे अगर दिख रहा है कि वो रजिस्टर्ड नहीं है और वो यहाँ ऑपरेट कर रहा है तो उसकी सीलिंग हो जाएगी। आप ये अश्योर कर रहे हो कि 50 ही काम कर रहे हैं जो रजिस्टर हुए हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा, या अभी ये नंबर है जो अनऑफिशियली ऑपरेट कर रहे हैं? देखिए, क्योंकि हमने ये नवंबर 2025 से ये इनिशिएटिव लिया था। पहला सर्कुलर हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब के ऑफिस से आया था। उसके बाद 2-3 बार हमने 10-10, 15-15 दिन करके एक्सटेंड किया, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि हमें कुछ पेपर, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम ये कर रहे हैं तो कुछ पेपर बनाने में टाइम लगेगा। जैसे जीएसटी के लिए उन्होंने अप्लाई करना था, फिर हम थोड़ा लिबरल भी रहे। हमने कहा कि जीएसटी के लिए अगर किसी ने अप्लाई भी किया है तो वो भी रिसिप्ट आप लगा लीजिए, वो हम कंसीडर करेंगे कि आपको आप जीएसटी आप लोगे ही लोग। तो वो डेडलाइन खत्म नहीं हुई अभी? वो डेडलाइन खत्म है। अब मैंने आपको बता दिया कि 50 के करीब कार बाजार हमारे पास रजिस्टर हो गए हैं, और जो बाकी होंगे लिस्ट क्योंकि अब हमारे पास है, अब हमारी एनफोर्समेंट टीम उसको चेक करेगी, और अगर उसके अलावा कोई पाया जाएगा तो वो सील होगा। ऐसा ना लगे इन 50 को, ऐसा ना लगे कि हमने रजिस्टर कर मूर्खता की है, क्योंकि बाकी तो ऐसे ही ऑपरेट कर रहे हैं। ये उनको कभी फील तो नहीं होगा? ये लीगल टर्म्स पे आए हैं, वो लीगली सर उठा के काम करेंगे यहाँ पे, वो 50 जो हैं। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव होगा तो वो भी उनको दिया जाएगा। उसके हकदार वही होंगे। बिल्कुल वही होंगे। और जो लोग इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप आने वाले दिनों में देखोगे, हमारी पहले मुहिम थी लोगों को अवेयर करने की, लोगों को लीगली इस पोर्टल पे यहाँ पे रजिस्टर करने की। नाउ इट्स टाइम टू एक्शन। यस, वो होगा। एक और सवाल है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत से लोग मूव करते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बाकी राज्यों में जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वहाँ गाड़ियों की, खासकर जो डीजल गाड़ियाँ हैं या दूसरी भी गाड़ियाँ, उनकी लाइफ थोड़ी कम होती है, तो वहाँ गाड़ी थोड़ी सस्ते रेट पे मिल जाती है, अच्छी गाड़ी मिल जाती है। बहुत सा बड़ा नंबर है जो बाहर के राज्यों से गाड़ी खरीद रहा है। जब वो गाड़ी खरीदने जाए किसी बाहरी राज्य में, उनके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, यहां आकर उनको कोई परेशानी ना हो? आरटीओ जम्मू में आकर, जम्मू कश्मीर में एंटर करते हुए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आते ही उनकी गाड़ी री रजिस्टर हो जाए। उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट उनको वहां से लेने हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। ये भी हमारी तरफ से एक लोगों को हमने अवेयर किया कि जितनी भी बाहर की यूटी या स्टेट से गाड़ियां यहां पे हमारे चल रही हैं,
वो लोग उसको री रजिस्टर करें। देखिए ऐसा है कि ये कंपलसरी हो गया, ये कंपलसरी है, अंडर रूल है, ये एक्ट में है कि वो गाड़ी अगर यहाँ पे हमारी रोड्स पे जम्मू कश्मीर की यूटी पे अगर वो गाड़ी चल रही है, ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, तो उसको यहाँ रजिस्टर करना है अपने आप को, क्योंकि हमारी रोड्स यूज हो रही है तो टैक्स भी हमारी यूटी को चाहिए। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? मैं बता रहा हूं आपको। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं यहां से इनिशिएट करूंगा, शुरू करूंगा बात को कि आप ये मत कहिएगा कि अभी भी बहुत सी गाड़ियां हैं वो यहाँ पे घूम रही हैं जो एचपी नंबर की हैं, डीएल नंबर की हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी जो ये यूटी है वो यहाँ पे माता वैष्णो देवी, यहाँ पे आने वाले दिनों में अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। इसी तरह टूरिज्म का भी हमारा मेन यही है, टूरिज्म। तो पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, तो वो गाड़ियां अगर कोई यहाँ पे आती हैं, चाहे वो टैक्सीज हैं, चाहे वो प्राइवेट लोगों की गाड़ियां हैं, तो वो नेचुरली दूसरे नंबर की होंगी, दूसरी स्टेट या दूसरी यूटी के नंबर की होंगी। लेकिन जो लोग यहाँ पे गाड़ियां खरीद के लाए हैं, उनके लिए हमने ये कहा था कि आप लोग अपनी गाड़ी को यहाँ पे री रजिस्टर करवा लें, और तकरीबन 3 महीने में 350 से ऊपर लोगों ने यहाँ पे री रजिस्टर अपनी गाड़ियों को करवाया है। और अभी भी मुझे लगता है 100 के करीब लोग हैं जिनकी वो री रजिस्ट्रेशन पाइपलाइन में है। अब आता हूं मैं आपके सवाल पे, पाइपलाइन में क्यों है? देखिए री रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्री रिक्विजिट हैं। सबसे पहले गाड़ी जो यहां पे वही री रजिस्टर होगी जो BS3 है, जिसका पोल्यूशन नाम BS3 है। 3 से ऊपर 3 वो होगी जो ओरिजिनल जो ओनर है। जैसे मैंने गाड़ी रखी है अपनी दिल्ली में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, कहीं भी, तो मैं अपनी गाड़ी को यहां लाता हूं और री रजिस्टर करवाता हूं, यहां के नंबर लेता हूं, तो वो BS3 भी चल जाएगी। लेकिन अगर मैंने सेकंड हैंड गाड़ी है, मैंने किसी से परचेज की है, किसी सेकंड हैंड में है मेरे पास, तो फिर वो गाड़ी BS4 नाम की होनी चाहिए। प्री रिक्विजिट है कि BS4, फर्स्ट ओनर है तो BS3 भी हो जाएगी। तो अगर फर्स्ट ओनर से ज्यादा है तो BS4 और उसके ऊपर चाहे आज BS6 चल रहा है तो BS6 या BS4 तो चलेगा। अंडरस्टूड। डॉक्यूमेंट्स क्या है? ओरिजिनल RC, आधार कार्ड, किसका? पैन कार्ड, जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है, ठीक, दोनों का, ठीक है, दोनों का। और वहां से एक NOC, उस रजिस्टरिंग अथॉरिटी की एक NOC कि इस शख्स ने ये जो गाड़ी यहां से अब ये माइग्रेट करके जम्मू में या जम्मू के किसी भी और जम्मू डिवीजन के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या कश्मीर में री रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है, उस कंसर्न RTO के लिए NOC। जैसे बंदा सांबे का रहने वाला है, उसका आधार कार्ड अगर सांबा का है तो सांबा के ARTO के नाम पे वो NOC कटेगी। ठीक है। जम्मू का आधार कार्ड है तो जम्मू के नाम पे। इसी तरह किसी भी जिले का जहां का वो रहने वाला है, उसी जगह के लिए वहां से NOC कटेगी। RC बोला आपने आधार कार्ड दोनों पार्टीज का, पैन कार्ड दोनों पार्टीज का, और एक NOC कंसर्न RTO के नाम पे। और एक मैं बता रहा हूं आपको, अगर खरीदी है गाड़ी तो अगर गाड़ी A से B को ट्रांसफर हुई है तो उसकी सेल डीड की कॉपी भी चाहिए, सेल डीड। क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं कि कार बाजार से गाड़ी खरीद के आ रहे हैं, गाड़ी मेरे नाम है। जब गाड़ी मेरे नाम है तो आज NOC आपको इशू हो रही है, बट वो NOC कौन इशू करवा रहा है? कार बाजार वाला। मुझे पता ही नहीं। तो अगर इनकेस वो गाड़ी चोरी की है, कार बाजार ने आपको थमा दी, इसलिए वो लॉजिकली ये फिट बैठता है कि सेल डीड, मेरे और आपके बीच जो सेल डीड होगी, वो सेल डीड की कॉपी भी मैंडेटरी है। और सेल डीड उन्हीं लोगों के बीच होनी चाहिए जो मालिक रजिस्ट्रेशन पे उसका नाम है। जी, वही सेल डीड कर सकता है। बिल्कुल, कार बाजार वाला नहीं करेगा। सेकेंडली ये है कि जब जैसे ही ये पेपर लेके वो यहां हमारे पास आते हैं, हम यहां से IG क्राइम को एक लेटर मेल भी करते हैं और लेटर लिखते हैं कॉन्फिडेंशियली कि क्या ये गाड़ी कहीं किसी क्राइम में तो नहीं वहां इन्वॉल्व, वहां से क्लियरेंस चाहिए, और चोरी की तो नहीं है। वो अपने पोर्टल से हमें सर्टिफाई करते हैं, IG क्राइम के पोर्टल से हमें ये आता है कि ये गाड़ी NOC वहां से मिलती है।
कि ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है, ना तो ये चोरी की है ना ही किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, देन ओनली हम पोर्टल पे इस गाड़ी को री रजिस्टर करते हैं। और इस सारे प्रोसेस में अगर आज आपने कागज जमा किए, यही सवाल था, अगर आज आपने पेपर जमा किए तो उतना ही टाइम लगेगा जितना एनओसी में। एनओसी अगर 2 दिन में आती है तो तीसरे दिन आपको यहां आने की जरूरत नहीं, आपकी गाड़ी को नंबर जो है वो लग जाएगा। क्या बात है सर जी, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल और है, एक इसके साथ में और बता दूं कि उस गाड़ी पे वहां पे कोई चालान नहीं होना चाहिए, वो चालान आपको पे करके आना है, क्लियर करके क्लियर करके आना है। पोर्टल पे आप देखिए, तो बिना चालान क्लियर किए हुए उनको एनओसी मिल जाएगी। देखिए ऐसा है कि कई केसेस में हमने देखी कि वो एनओसीज इशू हुई हैं, बट हम ये देखते हैं यहाँ पे पोर्टल पे कि अगर उसकी कोई भी चालान पेंडिंग है, क्योंकि जब यहाँ का हम नंबर लगा देंगे तो उसका पिछला जो उसने उधार देना है सरकार का, वो उस सरकार का वो रह जाएगा, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि पहले जो भी चालान है, जितना भी अमाउंट है, वो वहां पे करें। सर एक सवाल और है, पता नहीं आपके पास इसका जवाब होगा या नहीं, लेकिन आपके पास जवाब होगा, यहां तक मैं आपको जानता हूं। मैंने एक गाड़ी खरीदी दिल्ली से, पंजाब से गाड़ी खरीदी, गाड़ी की लाइफ है 15 साल, मैंने 10 साल गाड़ी चली हुई है दिल्ली पंजाब में, मैं लेके आ गया, 5 साल उसकी लाइफ बचती है। आप जब, मैंने वहां भी 15 साल टैक्स दिया हुआ है, उस गाड़ी का ऑलरेडी टैक्स मालिक ने दिया हुआ है। अब जब मैं यहां आता हूं, मुझे 5 साल का टैक्स आपको और देना है। वो क्यों साहब, एक ही गाड़ी पर 2 बार टैक्स क्यों? ऑलरेडी वो पेड है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? ये तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी हद तक तो ये तो जेब पर बोझ पड़ता है उनकी, दोनों जगह टैक्स देना है। उस स्टेट को भी 15 साल का दे दिया, अब 5 साल लाइफ बची हुई है, जम्मू कश्मीर में आकर फिर वो 5 साल का टैक्स भरना है, क्यों? देखिए ऐसा है, मैंने अपने पहले ही आपके सवाल के जवाब में ये कहा कि ये जो टैक्स है ये स्टेट सब्जेक्ट है या यूटी का टैक्स सब्जेक्ट है। हम यूटी हैं तो हमारा अपनी यूटी का टैक्स जो है वो स्टेट का या यूटी का अपना सब्जेक्ट रहता है। तो जितनी देर आपने दिल्ली से, आप सपोज आपने कहा कि मैंने गाड़ी ली, वहां पे गाड़ी की लाइफ थी आपकी 15 साल, आपने 10 साल वहां पे चलाई और 5 साल अब आप आगे चलाने यहाँ हमारी यूटी में, हमारी रोड्स को यूज करोगे। हमने 5 साल का जितना भी आपकी गाड़ी की कास्ट रहती है, अगर आपकी गाड़ी जो है उसका 1/3 100 रुपए कीमत थी, आप मान के चलें कि 66 रुपए या 66.5 रुपए उसकी वैल्यू कम हो गई, 33 आपकी अब बची है, 33 पे 9% जो बनेगा, 33 रुपए पे जो 9% टैक्स है वो हम यहां पे आपको चार्ज करेंगे, और वो हमारा इस यूटी का सब्जेक्ट है। और मैं आपको बता दूं, वो जिससे आपने गाड़ी ली है वो वहां पे अपनी यूटी में या अपनी स्टेट में वो क्लेम कर सकता है बाकी 5 साल, क्योंकि मेरी गाड़ी ट्रांसफर हो गई है जी, अब जम्मू चली गई, जम्मू कश्मीर चली गई है, तो मुझे ये रिटर्न करो 5 साल का टैक्स। जी जी बिल्कुल, ये पॉसिबल है, बिल्कुल है, और लोग कर रहे हैं सवाल से, लेकिन ये पैसा उसको मिलेगा जिसने वहां पे टैक्स पे किया हुआ है, उसी को वापस मिलेगा, उसको वापस मिलेगा। उसको वहां अप्लाई करना है कि मेरी गाड़ी की 15 साल का आपने मेरे से टैक्स लिया था, 10 साल मैंने आपके यहाँ पे गाड़ी चलाई, 5 साल का मेरे टैक्स का अमाउंट आप वापस कर दीजिए, अब सवाल उसी को मिलेगा। अब सवाल है यहाँ पर, आप ये बर्डन जो है आम आदमी पर क्यों डाल रहे हो? ये एक्सरसाइज आप करो कि आप वहां जाके क्लेम करो, वही ऑनर क्लेम करे। आप खुद नहीं, क्यों नहीं ऐसा कुछ सिस्टम तैयार करते कि आप जो बचा हुआ 5 साल का टैक्स है आप दिल्ली सरकार से मांगो कि वो हमें दो, गाड़ी अब हमारे पास आ गई है, बीच में से ये जो ले मैन है इसको हटा दो। देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अभी पिछले दिन कल जो गया है, इसी में हमारी मीटिंग थी, हमारे वर्दी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को हमने ये अवगत कराया कि कुछ ऑनरेबल कोर्ट से भी डायरेक्शंस हमारे पास आई हैं कि आप ये टैक्स कैसे, आप एक बंदा 2 बार कैसे कर सकता है। हाँ। तो क्योंकि ये मैं आपको बता दूं कि ये मॉर्थ का पोर्टल है, ये एक ही सेंट्रलाइज पोर्टल है ये, और हमने ये रिक्वेस्ट की है कि हम ये कंसर्न क्वार्टर पे ये लिखते हैं कि इस तरह का कोई प्रोविजन किया जाए कि जो बेनिफिशियरी है या जो एप्लीकेंट है या जो सेलर है या बायर है, उनको सफर ना करना पड़े ये क्योंकि अब सेंट्रलाइज है ये पोर्टल। तो हमने ये सर को रिक्वेस्ट की है, इस पे काम चल रहा है और मैं आपको बड़ी जल्दी खुशखबरी दूंगा। इस पे हम कंसर्न क्वार्टर पे ये कहेंगे कि इससे बेहतर ये होगा कि सेंट्रलाइज वो खुद ही ऑटोमेटिकली
जैसे हमें तो पता चल ही जाता है किसका कितना टैक्स कितना तो इस पे एक प्रपोजल जो है वो सर ने माना है, एक मीटिंग वो और रखेंगे हमसे, सबके व्यूज लेके तो ये कंसर्न क्वार्टर पे ये जाएगा। शुक्रिया जसमीत जी, आपके पास जवाब होते हैं और आप इस तरह के इश्यूज को जो वाकई में पब्लिक, लार्ज पब्लिक के इंटरेस्ट में आप उसको उठाते हैं। एक सवाल और है साहब, और ये तो ब्लंडर है, ये तो मैं कह सकता हूं आप लोग ब्लंडर कर रहे हो, सरकार ब्लंडर कर रही है लोगों के साथ। सवाल ये है कि मैंने नई गाड़ी खरीदी, उसकी कीमत 10 लाख है, उसके ऊपर जीएसटी लगकर वो 12 लाख होगी सपोज करो। अब आरटीओ जो है, आरटीओ फीस जो है वो 12 लाख रुपए पे ले रहे हैं, 10 लाख पे बेसिक पे क्यों नहीं ले रहे? टैक्स पे टैक्स क्यों? वो 2 लाख जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ जीएसटी लगकर, आपको उसको भी, उस अमाउंट को भी टैक्स में ऐड कर रहे हो, क्यों? ये सवाल मैंने अपने मिनिस्टर साहब से भी पूछा था, उन्होंने भी इस पर बड़ा सीरियस कंसर्न शो किया था। उन्होंने कहा था मुझे लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। क्या आपके पास जवाब है इसका? सर देखिए, ऐसा है कि ये 2019 जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो उस वक्त क्या हुआ कि एक ऑर्डर जो था वो निकला, और उस ऑर्डर के तहत जितने भी हमारे डीलर्स थे, उन डीलर्स को क्योंकि कोविड का टाइम था तो डीलर्स को ही रजिस्ट्रेशंस की पावर दी गई। डीलर्स जो हैं वो आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी डीलर एंड पे ही हो रही है, आप देख रहे हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि कुछ डीलर्स ने, आप 10 लाख कह रहे हो, तो उसी 10 लाख पे ही आप ये मान के चलें कि उन्होंने वो टैक्स आर्टिफिशियली टैक्स कैलकुलेट किया। बाद में उस ऑर्डर के तहत हमें जीएसटी के ऊपर भी वो लेना था, फिर वो लोग इससे एनाइड होके वो लोग कोर्ट में गए, डीलर कोर्ट में गए कि ये हमें ये कहा जा रहा है कि हमने लेस टैक्स लिया। हमें ये हिदायत हुई कि जिन भी गाड़ियों का लेस टैक्स जो है वो लिया गया है, उन गाड़ियों को ब्लैक लिस्ट, नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड कर दिया जाए। हालांकि लोगों का कसूर नहीं था, लोगों का कसूर नहीं था, मैं कहूंगा 15,000 के करीब मुझे जो बताया जाता है कि 19 में वो गाड़ियां ब्लैक लिस्ट हुई, और उन लोगों को ये कहा गया कि आप ये जो रिमेनिंग जो टैक्स है ये पे करें ताकि हम आपकी गाड़ी को नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड से आउट करेंगे। ये कहा गया इनडायरेक्टली कि आपने गाड़ी की कीमत पर तो टैक्स दे दिया है, लेकिन जो जीएसटी का अमाउंट है, टैक्स पे टैक्स आपने नहीं दिया, ये आप जमा करा दो, यही कहा गया? बिल्कुल यही कहा गया, और इसमें जो डीलर्स थे वो कोर्ट में गए, और ऑनरेबल कोर्ट की ये डायरेक्शन आई कि नहीं, ये इसके ऊपर टैक्स लेना है, जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के ऊपर भी। तो वो जब ये कोर्ट डायरेक्शंस हैं कि भाई जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया है उसको उन्होंने अपहोल्ड किया, तो वो नेचुरली उसी हिसाब से ये टैक्स जो है, आज भी हम उसी हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट। मैंने अपने कैप्शन में लिखा है कि एक भारत में दो कानून क्यों। कई राज्य ऐसे हैं यहां पर बेसिक अमाउंट पर टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी को अलग से रखा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा मैंने पहले भी आपको बोला, मैं आज भी यही कह रहा हूं कि जो टैक्स है, टैक्सेशन जो रूल्स हैं, वो हर एक यूटी और अपनी स्टेट के अलग अलग हैं सबके। हर स्टेट और यूटी के टैक्सेशन के रूल अलग हैं। तो जम्मू कश्मीर अमीर स्टेट में आता है, फिर अब हमारा जो है वो, हम तो रूल के अकॉर्डिंगली ही ये ले रहे हैं। यहाँ पे जो रूल्स में है, पर्सन सही है गलत है, देखिए वो मैं यहाँ पे कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि सरकार करे तो सब सही है, कुछ गलत नहीं होता है। मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी इस पर। सर, एक और चीज है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। एनआईसी ने एक ऑर्डर निकाला है कि जितने भी पोल्यूशन सेंटर हैं जो आपके थ्रू ऑथराइज्ड हैं, जब भी कोई वहां पोल्यूशन करवाने के लिए जाएगा अपनी गाड़ी का, तो उनको एक ओटीपी आएगा एक नंबर पर, आपके मोबाइल नंबर पर। वो ओटीपी देने के बाद ही पोल्यूशन की प्रक्रिया जो है समाप्त होगी, आपका पोल्यूशन हो पाएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके पास वो मोबाइल नंबर रजिस्टर ही नहीं है, या फिर रजिस्टर है तो पुराना है, उन्होंने स्विच कर लिया किसी और कंपनी में किसी और मोबाइल नंबर के साथ। उनके लिए दिक्कत होगी बड़ी जबरदस्त। तो ये सिचुएशन क्यों पैदा की गई है, इसके लिए क्यों ये हु एंड क्राई क्यों? देखिए, ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं वो, जैसे जैसे हम थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटाइजेशन की तरफ, जहां जहां भी लूप होल या लूप कुछ हमें दिखता है, कुछ वहां पे इसको ठीक किया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे 62 के करीब पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जिन्होंने हमसे प्रॉपर यहां से लाइसेंस लिया हुआ है।
62 के करीब जो थे पहले, वो जो भी उनकी लोकेशंस थी वहां पे वो रन कर रहे थे, लेकिन पिछले महीने हमने उनको जियो टैग करवाया और अब वो वहीं से ऑपरेट करेंगे जो उनकी लोकेशन जो उनको दी गई है, वो उससे इंच इधर और इधर नहीं जा सकते। नंबर 1, पहले ये चलता था अपनी मर्जी से वहां से उठाया वहां ले गए, वहां से, वो नहीं होगा। अब वो जियो टैग, अगर वो अपनी लोकेशन चेंज करेंगे तो उनका ऑपरेशन सस्पेंड होगा, वो नहीं चल पाएंगे। नंबर 1, इसी सिलसिले में एक ह्यू एंड क्राई पिछले दिनों में आपने मेरे से पूछा था कि ये जो गाड़ियां इतनी ब्लैकलिस्ट की, नॉट टू बी ट्रांजिटेड, जो कि ट्रैफिक विभाग की रिकमेंडेशन पे, हायर अथॉरिटीज की डायरेक्शन पे हमने वो गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट किया था। हमने भी ये देखा कि जम्मू में 2482 गाड़ियां थी जिनको हमने ब्लैकलिस्ट में डाला था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आज मोर देन 95% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो जो चालान जिनके पेंडिंग थे वो पे किए और उनको हमने उस कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। आज वो गाड़ियां ठीक ठाक चल रही हैं। अब सवाल यह है कि उसी वक्त हमें ये हमारे सामने आया कि इन लोगों को तो पता ही नहीं कि मेरे चालान, गाड़ी पे कितने चालान हैं, पेंडिंग हैं, क्या है। फिर ये कहा गया कि इनको क्योंकि प्रॉपरली पता हो, जैसे आप गाड़ी लेते हो 15 साल का आपने टैक्स दे दिया, आपने 15 साल तो आरटीओ ऑफिस आना नहीं, 15 साल के बाद जब आपकी गाड़ी की लाइफ एक्सटेंड करनी है आपने, फिर ही आप आओगे, क्योंकि 15 साल तक तो आपका आरटीओ ऑफिस में कोई लिंक नहीं रहा, तो आपको पता ही नहीं मेरी गाड़ी पे कितने चालान हैं। हम इधर से ब्लैकलिस्ट भी कर देंगे, नॉट टू बी ट्रांजिटेड, आपको क्या पता है। तो कल अगर कोई दिक्कत होगी तो वो आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए यह देखा गया कि एक पोल्यूशन एक ऐसी चीज है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको 6 महीने साल में अपना एक्सटेंड करना है, मैंडेटरी है। तो उसके साथ इसको जोड़ दिया गया कि आपका पोल्यूशन तब तक नहीं होगा जब तक आपका चालान जो है वो कोई भी पेंडिंग है, ताकि आपको 6 महीने साल में ही पता लग जाए कि हमारी गाड़ी पे कोई चालान तो नहीं है। सर सवाल ये है कि कल मेरे पास मोबाइल नंबर ये था, आज मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो मैं तो फंस गया। अब मैं आ रहा हूं, कहेंगे आरटीओ ऑफिस जाओ, वहां के चक्कर लगा। अब मैं आ रहा हूं आपके सवाल पे, ये है बैकग्राउंड। हाँ। अब मैं आता हूं, कल ही अभी ये मेरे नोटिस में आज आया है कि कल से ये शुरू हो गया कि वो कहते हैं कि पहले अब आपको ओटीपी आएगा। हाँ, आपको ओटीपी आएगा। ये भी जो मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि मैंने इस पे थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, पता करना है क्या रीजन है, जो मुझे लग रहा है वो ये होगा कि ये जो चालान लोग आते होंगे वो कहते होंगे हमें तो पता नहीं है, तो शायद इसलिए ये रखा गया हो कि जो जब भी चालान आए तो उनको उस ओटीपी उस जैसे आता है मैसेज आ जाए। तो इसलिए वो मोबाइल को मुझे लग रहा है कि मोबाइल अपडेशन जो है वो जरूरी है। लेकिन ये मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि वो उनको फिर दोबारा, भी हमने आरटीओ ऑफिस से ये रश खत्म किया है, ये चीजें खत्म की है। हम ये रिकमेंड करेंगे और ये सुजेस्ट करेंगे हायर अथॉरिटीज को कि एनआईसी से ये टेकअप करके, या तो ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेंट को दे दिया जाए, अपना मोबाइल चेंज करने का प्रोविजन एप्लीकेंट को दे दिया जाए, या फिर वो जो हमारे 62 पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स हैं उनको ये अथॉरिटी हो कि वो उनका मोबाइल ऑन द स्पॉट चेंज कर दे, मीन टाइम में अपडेट कर, मीन टाइम में, वही टाइम नहीं वो कर दे। ये सुजेस्ट, जैसे मैं देखता हूं ये, इसको मैं मतलब ये रिकमेंड करूंगा। बात मैंने ऊपर कर लिया हायर अथॉरिटीज से, जो भी आता है तो मैं इसको ये बात समझ आती है कि आपका बात समझ आती है कि उनको मैसेज आ जाएगा कि आपकी गाड़ी के साथ ये दिक्कत हो रही है, आपको इस पर वो करना है, लेकिन उसके लिए आपको री रजिस्टर करवाने के लिए मोबाइल को वापस आरटीओ को चक्कर लगाने हैं, वो नहीं, मीन टाइम में पोर्टल वाला ही कर दे जो आपका ऑथराइज्ड जी बिल्कुल वाला। इस पर काम चल रहा है। बिल्कुल, या तो हम एप्लीकेंट एंड पे ही दे देंगे कि अपना मोबाइल नंबर आप खुद चेंज कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, और या फिर वो जो 62 हमारे पोल्यूशन चेकिंग सेंटर्स हैं उन्हीं को ऑथराइज किया जाए, क्योंकि वो हमसे प्रॉपर वेरिफिकेशंस, प्रॉपर सर्टिफिकेशन सबके बाद उनको हमने ये, और वो आपके पोर्टल के साथ आपके पार्टनर भी हैं। बिल्कुल, वो भी इसी पोर्टल पे वो भी ऑपरेट कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये सवाल सभी उन बेल्ट फोर्सेस के लोगों को सुनना चाहिए जो पुलिस में है, आर्मी में है, किसी भी डिफेंस फोर्स के साथ व्यवस्था है, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है, किसी भी राज्य से हैं, भारत में किसी भी जगह से आते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन लोगों के लिए आपने कुछ खास फैसिलिटीज जो हैं वो बनाई हैं, या मैं कह सकता हूं कि जब से आरटीओ जसमीत साहब आए हैं बहुत कुछ चेंज हुआ है, तो ये दोनों को कहने का तरीका अलग अलग है। सर, क्या कुछ उनके लिए है फैसिलिटी आपने जो अभी इशू करने जा रहे हैं या हो चुकी हैं? देखिए, हमारे होश में तो ये पहली बार हुआ जंग जो हुई ऑपरेशन सिंदूर में, हमने अपने जितने भी हमारे, चाहे वो बीएसएफ में लोग थे, चाहे आर्मी के लोग थे, इनके साथ बड़े कोऑर्डिनेशन में काम किया, क्योंकि गाड़ियां तो उनको हम ही यहीं से प्रोवाइड कर रहे थे। तो हमने देखा कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब और मेरे बीच जब हमने ये कहा कि हम इनके लिए क्या सहूलत कर सकते हैं, तो 2 डिसीजन हमने यहाँ पे लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बाकी भी जितने मेरे कोलीग्स हैं या मेरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनको भी मैं यहां से कहूंगा कि वो भी इस तरह का इनिशिएटिव लें। पहला इनिशिएटिव ये है कि कोई भी बेल्ट फोर्स, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो बीएसएफ है, चाहे वो आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स कोई भी है, अगर उनकी यूनिट में उनके जो भी सिपाही हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर उनको लाइसेंस बनाना है तो वो ऑनलाइन तो अप्लाई करेंगे हमारे पोर्टल पे, लेकिन उनको ट्रायल के लिए हम अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे ना बुला के हम उनके डोर स्टेप पे जाके उनके ट्रायल लेके सेम डे उनको हम लाइसेंस जो है वो इशू कर रहे हैं। सेम डे वहीं पे उन्हीं की प्लेस पे हम जा रहे हैं। जैसे कल हम इंद्रेश्वर नगर मीरा साहब में वहां पे गए थे, वहां के जो बीएसएफ के जो सिपाही थे या ऑफिसर्स थे या उनके फैमिली मेंबर्स थे, वहां पे हमने ट्रायल कंडक्ट किया और वहीं पे हमने उनके लाइसेंस जो थे ऑन स्पॉट, क्योंकि ऑनलाइन है सब, तो वीडियोग्राफी के पूरे कंट्रोल वीडियोग्राफी में उनके टेस्ट लिए गए और सेम डे जो जिन्होंने क्वालिफाई किया उनको लाइसेंस हमने इशू किए। इसी तरह हमने बीएसएफ पलोड़ा में ये इनिशिएटिव 3 बार हम वहां गए हैं। आने वाले दिनों में भी ये लोग जो हैं उन्होंने काफी लर्नर लाइसेंस बना रखे हैं, क्योंकि लर्नर लाइसेंस के लिए उनको यहाँ पे, क्योंकि वो आउटसाइडर हैं, ज्यादातर लोग दूसरी स्टेट से हैं, तो वो आधार बेस्ड नहीं है, तो वो यहाँ आते हैं हमसे लर्नर लाइसेंस उनका हम फिजिकल उनको देख के बनाते हैं। उसके बाद जो ट्रायल टेस्ट है वो हम उनके प्लेस पे जाके वहीं पे हम करते हैं। तो जो लोग अभी नहीं कर रहे, एयरफोर्स ने भी हमें अप्रोच की थी, आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ये ओपन है कि जैसे ही उनके पास 25-30 लोग, चाहे वो उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हमें जैसे ही एक लेटर लिखेंगे, हम हमारी टीम जो हमारा बोर्ड है वो वहीं विजिट करके उनको वो लाइसेंस जो है वो इशू कर रहा है आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंडली, दूसरी सहूलत हमने उनके लिए ये रखी कि जैसे आप देखेंगे कि आर्मी नई गाड़ियां परचेज कर रही है, बीएसएफ नई गाड़ियां परचेज कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट नई गाड़ियां परचेज कर रहा है। तो आप देखें, अगर 100 गाड़ी है, 50 गाड़ी है, तो इंस्टेड कि वो हमारे पास उन गाड़ियों को लाके हम उनको फिजिकल वेरीफाई करें, एक तो क्योस रोड कितना रश ट्रैफिक वो अवॉइड होगा, हम अपना बोर्ड उनकी प्लेस पे भेज रहे हैं। हमारा बोर्ड वहीं पे मौके पे जाके वीडियोग्राफी करके उनकी गाड़ियों को वहीं पे इंस्पेक्ट करके रिपोर्ट डाल रहा है विद वीडियोग्राफी विद फोटोग्राफ्स, ताकि उनको एक सहूलत यह है कि हम उनके डोर स्टेप पे जाके उनकी गाड़ियों का हम इंस्पेक्शन जो है वो कर रहे हैं। तो ये इतना हम मैं बाकी अपने जो कोलीग्स हैं आपके माध्यम से उनको कहूंगा कि इस तरह का इनिशिएटिव लें, ताकि जो हमारे लिए बॉर्डर पे दिन रात वहां पे बैठे उनको भी ये हो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे हैं। शुक्रिया जसमीत जी हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे और भी इश्यू रहे होंगे आपके, जिस पर वक्त वक्त पर हम जसमीत साहब से बात करते रहेंगे, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू थे जिन पर आज हमने बात की, और ये लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में ये इंफॉर्मेशन थी। मुझे लगता है कि हर कोई कोई ना कोई सवाल उनके रहते हैं, तो आज हमने 5 से 6 इश्यू पर बात की। उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्वर्जेशन आपको फ्रूटफुल लगेगी और इंफॉर्मेटिव लगेगी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।